नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 4 परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पिछले 5 वीडियो में हमने परिवहन का महत्व एवं उसकी उपयोगिता, परिवहन के साधन के रूप में सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम प्रमुख पाइपलाइन और भारत के प्रमुख बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आइए हम भारत की प्रमुख पाइपलाइनों पर चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि पाइपलाइन की आवश्यकता क्यों होती है। आप लोगों के घर में बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं बाहर से आती होंगी, खाने पीने का सामान, कपड़े इत्यादि। इसके साथ ही हमारे घर में जो सबसे आवश्यक होता है वह पानी होता है। अधिकतर लोगों के घर में जो नगर पालिका या ग्राम पंचायत के नल के कनेक्शन होते हैं, पानी के कनेक्शन होते हैं, उनमें आपने देखा होगा पानी पाइप के माध्यम से आता है। और लेकिन जो हमारी ठोस वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, खाने पीने का सामान है, हम उनको बाज़ार से ऐसे ही क्रय कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से देश में विभिन्न स्थानों पर गैसें और जो तरल पदार्थ होते हैं उनको पहुंचाने के लिए, उनका परिवहन करने के लिए पाइपलाइनों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार मोटर, रेल, जल जहाज, हवाई जहाज से ठोस, शुष्क और तरल पदार्थों का परिवहन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से तरल और गैसीय पदार्थों का परिवहन करने के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता होती है। कच्चे तेल, पेट्रोलियम पदार्थ और गैसीय पदार्थों का परिवहन पाइपलाइन के माध्यम से बहुत ही सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। वर्तमान में पाइपलाइन अत्यंत उपयोगी और लोकप्रिय है, क्योंकि इसके परिवहन में ऊर्जा का कम व्यय होता है। इसके साथ ही इसको ऊंचे नीचे धरातल पर, गहरे पानी में और घने जंगलों में भी आसानी से बिछाया जा सकता है। पाइपलाइन को बिछाने में सिर्फ एक ही बार व्यय होता है। इसके पश्चात इसका रखरखाव और इसका संचालन बहुत ही आसान होता है और बहुत ही कम खर्चीला होता है। पाइपलाइन परिवहन के विकास से ही गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना आज दूर दराज के क्षेत्रों में संभव हो पाई है। पाइपलाइनें गैसों एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी घोल या गारा में बदलकर परिवहित किया जा सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। इसे 1959 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। आइए अब हम भारत की प्रमुख पाइपलाइनों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली पाइपलाइन जो हमारी पुक्ष में है वह है हजीरा जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। यह गैस पाइपलाइन है जो पश्चिमी तट पर गुजरात के हजीरा से मध्य प्रदेश के विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक बिछाई गई है। इसकी लंबाई 1758 किलोमीटर है। इस पाइपलाइन से राजस्थान के सवाई माधोपुर, उत्तर प्रदेश के औरैया, आंवला, शाहजहांपुर के उर्वरक कारखानों को गैस पहुंचाई जाती है। दूसरी पाइपलाइन है नाहरकटिया बरौनी तेल पाइपलाइन। यह खनिज तेल पाइपलाइन असम के नहरकटिया, नूनामाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल होते हुए बिहार राज्य के बरौनी तक बिछाई गई है। इसे बाद में कानपुर तक बढ़ाया गया। इसकी लंबाई 1160 किलोमीटर है। अगली पाइपलाइन है बरौनी हल्दिया तेल पाइपलाइन। बिहार के बरौनी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैली इस पाइपलाइन के माध्यम से हल्दिया के तेल शोधन कारखानों को कच्चा माल पहुंचाया जाता है। बरौनी
जालंधर तेल पाइपलाइन। बरौनी कानपुर पाइपलाइन को दिल्ली अंबाला होते हुए जालंधर तक बढ़ा दिया गया है। अगली पाइपलाइन है सलाया अंकलेश्वर मथुरा तेल पाइपलाइन। कच्छ की खाड़ी में कांडला के पास सलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक 1256 किलोमीटर लंबी खनिज तेल पाइपलाइन बिछाई गई है। अगली पाइपलाइन है कुंद्रेमुख मंगलौर लौह अयस्क पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के माध्यम से कर्नाटक के कुंद्रेमुख खान से लौह अयस्क का गाढ़ा बनाकर मंगलौर बंदरगाह तक परिवहन किया जाता है। अगली पाइपलाइन है आनंद से अहमदाबाद दुग्ध पाइपलाइन। इस पाइपलाइन के माध्यम से आनंद से अहमदाबाद तक दूध का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन की लोकप्रियता के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे अगर पाइपलाइन में कहीं पर रिसाव होने लगे तो उसकी स्थिति का पता लगाना कठिन होता है। इसके साथ ही इसकी मरम्मत का कार्य भूमिगत होने के कारण कठिन होता है और खर्चीला भी होता है। आइए अब हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पहले ये जानेंगे कि बंदरगाह और पत्तन में क्या अंतर होता है। बंदरगाह और पत्तन दोनों ही समुद्री परिवहन के केंद्र होते हैं। बंदरगाह और पत्तन में थोड़ा सा अंतर है। जलयान और जहाज़ों के तट पर आने जाने, ठहरने, विश्राम करने के स्थान को बंदरगाह कहते हैं, जबकि पत्तन अथवा गोदी को, जिसको कि डाक भी कहा जाता है, समुद्र तट का वह अंतः स्थल है जहां जहाज़ों में माल लादने और उतारने का काम होता है। बंदरगाह जल और थल के मिलन स्थल होते हैं। भारत के लगभग 7,600 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर 13 प्रमुख और 187 छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। भारत का लगभग 93% से अधिक व्यापार इन्हीं बंदरगाहों से होता है। देश के व्यापार का वास्तविक संचालन बंदरगाह ही करते हैं। इस कारण बंदरगाहों को व्यापार के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पश्चिमी तट के बंदरगाह कांडला, मुंबई, नावासेपा, मारमा गोवा, न्यू मंगलौर और कोचीन हैं, जबकि पूर्वोत्तर के बंदरगाह तूतीकोरन, इन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया आदि हैं। आइए सबसे पहले हम मुंबई बंदरगाह की बात करते हैं। कोलकाता के बाद मुंबई भारत का दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह स्वेज तथा उत्तमाशा अंतर्द्वीप जल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पेट्रोल व पेट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, वैज्ञानिक यंत्र, कागज, दवाएं, खाद्यान्न आयात किया जाता है। सूती वस्त्र, तिलहन, मैग्नीज, चमड़ा, दवाएं, होजरी, तेल, साबुन, तंबाकू आदि यहाँ से निर्यात किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण इसको भारत का द्वार भी कहा जाता है। दूसरा बंदरगाह है कोलकाता। इसको भी हम भारत के मैप में देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। यह भारत का ही नहीं, संपूर्ण एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इसके पृष्ठ प्रदेश में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार एवं उत्तर प्रदेश आते हैं। अगला बंदरगाह है हल्दिया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लगभग 128 किलोमीटर दूर हल्दिया बंदरगाह है। इस बंदरगाह को कोलकाता बंदरगाह की भीड़ भाड़ यानी कि वहां के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। अगला बंदरगाह है न्हावा शेवा। नई मुंबई के पश्चिमी तट पर न्हावा शेवा बंदरगाह विकसित किया गया है। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया है। यह मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए विकसित किया गया है। अगला बंदरगाह है कांडला।
कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित यह गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसका पृष्ठ प्रदेश कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात है। इस बंदरगाह को देश के विभाजन के बाद कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। यहाँ पर अभ्रक, खाद्य तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, नमक, चीनी, उर्वरक एवं सीमेंट का परिवहन होता है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित है। अगला बंदरगाह है मर्मागोवा। भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के खनिजों से संपन्न पृष्ठ प्रदेश का यह प्राकृतिक बंदरगाह गोवा में स्थित है। लौह अयस्क और मैग एवं नारियल तेल, मूंगफली, काजू, कहवा का निर्यात तथा मशीनें खनिज तेल और उर्वरक पदार्थों का आयात करता है। अगला बंदरगाह है न्यू मंगलोर। यह कर्नाटक का निर्यातक बंदरगाह है। इसका पृष्ठ प्रदेश केरल, कर्नाटक राज्य हैं। यहाँ से लौह अयस्क, ग्रेनाइट, मैग्नीज, पेट्रोलियम पदार्थ, शीरा, उर्वरक, मछली का परिवहन किया जाता है। अगला बंदरगाह है कोच्चि। यह बंदरगाह केरल में मलाबार तट पर पाल घाट के पास प्राकृतिक एवं सामरिक महत्व का है। इसके पृष्ठ प्रदेश में केरल तथा तमिलनाडु का बागानी कृषि क्षेत्र और कोयम्बटूर का औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। अगला बंदरगाह है तूतीकोरिन। यह पूर्वी तट पर तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका पृष्ठ प्रदेश दक्षिण तमिलनाडु के जिलों में फैला है। इससे चाय, कपास, खालें, इलायची और सूती वस्त्र का निर्यात एवं खाद्य, रसायन, मशीनरी और कोयला का आयात किया जाता है। अगला बंदरगाह है चेन्नई। भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु में स्थित यह एक कृत्रिम और प्राचीन बंदरगाह है। यह प्रमुख रूप से आयातक बंदरगाह है। अगला बंदरगाह है इन्नूर। यह नया पत्तन है। चेन्नई से 25 किलोमीटर दूर स्थित इसे चेन्नई के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम। पूर्वी तट के कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित देश का सर्वाधिक गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। यह जलयान निर्माण और मरम्मत का केंद्र भी है। मतलब यहाँ पर जहाज बनाए जाते हैं और उनका मरम्मत का कार्य किया जाता है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है पारादीप। यह पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में कोलकाता और विशाखापट्टनम के मध्य गहरा लैगून सदृश सुरक्षित बंदरगाह है। इसके पृष्ठ प्रदेश में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ खनिज और वन उत्पादों से परिपूर्ण है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने प्रमुख पाइपलाइनों और भारत के प्रमुख बंदरगाहों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम संचार के प्रमुख साधन और उनके महत्व का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।